हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल चैंसर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आपका जो क्लास 9 का जो हिस्ट्री का जो चैप्टर फर्स्ट है, वहां पर हम जो डिफरेंट जो पॉइंट्स है वो देख रहे थे। जो फ्रांसीसी जो क्रांति है उससे संबंधित ये जो हम पॉइंट्स देख रहे थे, तो हमने देखा था भाई कि कैसे जो है स्टार्टिंग में जो है विद्रोह हुआ था, बस्ताल का जो किला है उसको विध्वंस किया गया था। साथ ही साथ हमने देखा था कि डिफरेंट जो अलग अलग जो प्लेस जगह है वहां पर विद्रोह हुए थे। फिर एक जो है नेशनल जो असेंबली है उसका गठन किया गया था और उनके थ्रू जो है उन्हीं के माध्यम से ही फ्रांस का जो संविधान है और जो पुरुष और जो नागरिक घोषणा पत्र है उनकी घोषणा किया गया था, लोगों को अधिकार दिया गया था। तो ये जो अब फ्रांसीसी जो क्रांति का जो तीसरा अध्याय है, यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फ्रांस में जो राजतंत्र का जो उन्मूलन हुआ और वहां पर जो गणतंत्र की जो स्थापना हुई। जैसे हमने अभी देखा कि आपका जो हम बात करते हैं जो नेशनल असेंबली है उसने जो है शासन अपने हाथों में ले लिया था। उनके द्वारा जो कार्यपालिका आपके जो थे विधायिका और आपके जो न्यायपालिका है उसमें जो शासन को तंत्र को विभाजित कर दिया गया था और जो पुरुषों और जो नागरिक जो अधिकार है उसकी जो घोषणा पत्र है वो किया गया था। अब जो है फ्रांस की जो स्थिति है आने वाले वर्षों में भी तनावपूर्ण बनी रही। मतलब ये जो आंदोलन का जो सिलसिला था वो अभी तक समाप्त नहीं हुआ था। यहाँ पर अभी भी जो आंदोलन है, विद्रोह है, वो हो रहे थे। यद्यपि जो लुई जो 16 है उनको जो संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए थे। मतलब लुई जो 16 है, 16वां जो राजा था, उसने क्या कर दिया भाई कि जो संविधान जो बना था उस पर अपनी हस्ताक्षर कर दिया, मतलब अपनी सहमति उसने दे दिया था। परंतु जो प्रसा के जो राजा से उसकी जो गुप्त वार्ता भी चल रही थी। मतलब प्रसा के जो राजा थे उनके साथ एक जो बातचीत भी चल रहा था कि कैसे जो ये जो संविधान है या फिर जो नेशनल असेंबली है उसको खत्म किया जाए और फिर से जो अपना जो शासन है वो वहां के जो लुई जो 16 है वो अपने हाथों में ले। ये जो फ्रांस की जो घटनाएं हैं वो अन्य पड़ोसी देशों के जो शासक है वो भी चिंतित थे, क्योंकि भाई जो फ्रांस में अगर जो ये जो घटनाएं जो घट रही है ये चलते रहता तो जो अदर दूसरे जो राज्य के जो शासक है उनके यहाँ भी समस्याएं होने के जो चांसेस थे। इस कारण से जो अदर दूसरे जो राज्य, दूसरे जो देश के जो शासक है वो भी जो फ्रांस की स्थिति पर बहुत ही ज्यादा चिंतित थे। इसलिए क्या होता है कि जो 1789 की जो गर्मियों के बाद होने वाली ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए इन शासकों ने सेना भेजने की योजना बना ली थी। मतलब ये जो फ्रांस के जो अन्य जो पड़ोसी जो देश थे वो क्या किए भाई कि जो 1789 के गर्मियों के बाद जो ऐसी जो घटनाएं घट रही थी तो इसको शांत करवाने के लिए वो जो है अपने जो सैनिक है वो भेजने के लिए तैयार हो गए थे। अपनी जो सेना है वो फ्रांस पर भेजने वाले थे। लेकिन जब तक ये जो योजना है उस पर अमल किया जाता, मतलब ये जो योजना है उसको पूरी तरीके से लागू किया जाता, सेना को भेजा जाता, उससे पहले ही अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रसा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। मतलब अब यहां पर नेशनल असेंबली ने तुरंत क्या किया, उसका जो एक्शन लिया कि भाई उनको पता चल रहा था कि ये जो देश थे जिसमें प्रसा था और जो ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया का पता है हमें, जो लुई जो 16 है, लुई जो 16 है उसकी जो पत्नी है ऑस्ट्रिया से आई थी। तो जो प्रसा और जो आपके जो ऑस्ट्रिया है वो अपने जो सैनिक भेजने थे, तो उसके भेजने से पहले ही नेशनल असेंबली ने ये घोषणा कर दिया कि जो है हम जो है अपनी जो सेना है फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में जो है उनको सेना के साथ लड़ने के लिए भेजने वाले हैं। मतलब उनके तरफ से पहले ना आकर सेना इनकी तरफ से जाने वाली थी। इसके कारण से जो डिफरेंट जो अलग अलग जो प्रांत है वहां से जो हजारों जो स्वयं सेवी जो सेना है में भर्ती होने के लिए जमा होने लगे। मतलब जो लोग है वो अपने से आ रहे थे कि भाई हम हमारे देश के लिए लड़ने के लिए तैयार है, हमें सेना में शामिल कीजिए, हमें सैनिक बनाइए। इसके कारण से क्या हो कि भाई उन्होंने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं एवं कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। मतलब जो आम जो नागरिक है, जो नीचे लेवल के जो लोग थे, तो वो समझने लगे कि ये जो हमारी लड़ाई है वो राजाओं के विरुद्ध, जो कुलीन वर्ग जिनको विशेषाधिकार प्राप्त हुआ है तो उनके अगेंस्ट ये लड़ाई है, ऐसा समझकर वो लड़ाई लड़ने लगे। उनको अपनी जानों प्राणों की चिंता नहीं थी, उनको जो है सिर्फ अपने अधिकार को बचाना था, अपने राज्य को बचाना था। इसके लिए उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे उनमें कवि जो राजेर दी लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था। मतलब यहाँ पर जो अब जो लोग हैं वो युद्ध के लिए जाने के लिए तैयार थे, सेना में शामिल हो रहे थे। अब उनके बीच एक जो देशभक्ति के जो गाना गाया जा रहा था, तो वो जो गाना है किनके द्वारा लिखा गया था, तो वो जो है कवि जो थे एक राजेर दी लाइल इनके द्वारा लिखा गया था। जो मार्सिले जो उस गाने का नाम था,
सो यह जो गीत है पहली बार जो है आपके जो मार्सिलेस कि जो स्वयंसेवियों ने पेरिस की ओर कूच करते हुए गया था। मतलब ये गाना जो है फर्स्ट टाइम कहां पर, तो मार्सिलेस के जो क्या थे आपके स्वयंसेवी जो लोग थे, मतलब जो सेना में स्वयं जो शामिल हुए थे, वहां के जो आम जो नागरिक थे वो पेरिस की ओर जब जा रहे थे तब ये जो गाना गाते हैं। सो बाद में इसी गाने को जो मार्सिलेस में जो गाया गया था, तो इस कारण से इसका जो नाम है वो मार्सिले हो गया। और बाद में जो है फ्रांस का जो राष्ट्रगान है इसको बनाया गया, और अभी जो फ्रांस का जो राष्ट्रगान यही जो मार्सिले है वो राष्ट्रगान है। सो अब यहाँ पर जो नेक्स्ट ये जो घटनाएं घट रही थी, क्रांतिकारी जो युद्धों से जनता को भारी क्षति हो रही थी। मतलब जो हमें पता है कि भाई कि कभी भी कोई भी जो लड़ाई होता है तो उनसे सभी को कोई फायदा नहीं होता, नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है। सो ये जो युद्ध से जनता को भारी नुकसान हो रहा था, उनके जो आर्थिक कठिनाइयां हैं वो झेलनी पड़ रही थी। क्यों झेलनी पड़ रही थी? क्योंकि जो पुरुष हैं वो तो सब लड़ाई लड़ने चले गए हैं, वो लड़ाई में चले गए हैं, और घर परिवार रोजी रोटी की जो जिम्मेदारी है कि काम कहां से होगा, कहां से खाने पीने की जो चीजें व्यवस्था होगी, इन सब की जिम्मेदारी जो औरतें हैं उनके हाथों में आ गई थी। मतलब वहां के जो महिलाएं हैं उनको सब चीज, घर चलाना है, बच्चों की देखभाल करनी, परिवार की देखभाल करनी, रोजी रोटी खाने पीने की चीजें व्यवस्थित करनी, ये सभी जो है महिलाओं को करना पड़ रहा था। सो देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि क्रांति के सिलसिले को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब ये जो लड़ाई चल रही थी इससे जो लोग हैं, मतलब आधा से ज्यादा जो लोग हैं वो त्रस्त हो गए थे, और वो चाहते थे कि भाई अब ये जो लड़ाई है इनको यहीं पर खत्म किया जाए। जैसे अभी आपको जो है यूक्रेन और रशिया का युद्ध है वो चल रहा है, देख रहे हैं वहां पर कितनी तबाही हो रही है। तो यहां पर जो फ्रांस में भी यही स्थिति बहुत पहले उस समय चली थी कि भाई लोग जो है त्रस्त हो गए थे, क्योंकि पुरुष है वो घर से बाहर है, महिलाएं घर में, सब चीज उनको व्यवस्था करना पड़ रहा है। इसके कारण से सभी जो है लड़ाई से त्रस्त हो गए थे। अब यहां पर आता है क्योंकि 1791 के संविधान में सिर्फ अमीरी को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त था। अब जो लोग हैं वो जिस लड़ाई को समाप्त भी क्यों करना चाहते थे, क्योंकि 1791 में जो संविधान जो बना था, जिसने हमने पुरुष और जो नागरिक अधिकार घोषणा पत्र में दिया देखा था, तो अधिकांश जो अधिकार है वो सिर्फ अमीरों को था, जो गरीब है उनको तो वोट देने का जो है उसका मत देने का भी अधिकार नहीं था। तो जो आम जो लोग हैं वो अपने आप को जो ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। लोग राजनीतिक क्लबों में अड्डे जमा कर सरकारी नीतियों और अपनी कार्य योजना पर बहस करते थे। मतलब जो लोग हैं एक जगह बैठते थे, इकट्ठा होते थे और क्या करते थे भाई कि जो सरकार की जो योजनाएं हैं, उनकी जो नीतियां हैं, अपने और ये जो लोग हैं जो इकट्ठा हुए वो क्या कर सकते हैं, तो इन सब चीजों पर वहां पर बैठकर बहस होता था, डिस्कशन कर लोग जो है चर्चाएं करते थे। सो इनमें से जो एक जो थे जैकोबिन क्लब, ये सबसे सफल क्लब था, जिनका नाम जो पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर पड़ा था। तो ये जो एक जो जैकोबिन जो क्लब था, वहां पर जो अधिकांश जो लोग इकट्ठा होते थे, उनके जो सदस्य है वो इकट्ठा होते थे, और वो जो है सरकार की जो नीतियां हैं और जो अधिकार जो लोगों को मिला, उनके सरकारों के जो अधिकार हैं, इन सब पर वो चर्चा करते थे। सो अब ये जो है एक जो मेन जो राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। मतलब ये जो अब वहां पर फ्रांस में एक जो मेन जो राजनीतिक समूह के रूप में जैकोबिन जो क्लब है वो निकलकर सामने आ रहा था। सो इस पूरी अवधि में महिलाएं भी सक्रिय थी। ऐसा नहीं था कि ये जो घटनाएं जो घट रही थी उसमें जो एक्टिव जो पार्टिसिपेशन है, जो लोग हैं जो भूमिका निभा रहे, उसमें सिर्फ पुरुष थे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो भी पूरी तरीके से सक्रिय थी और उन्होंने भी अपना अलग से क्लब बना लिया था। सो इसके बारे में है जो इस अध्याय का जो खंड 4 है, वहां पर हम जो महिलाओं की जो गतिविधियां है, महिलाओं की जो इस भूमिका है, इस जो लड़ाई में उनकी क्या भूमिका थी, तो इसके बारे में हम जरूर आगे पढ़ेंगे। अब यहां पर आता है कि भाई जो जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे, उनमें जो ज्यादातर जो थे समाज के जो कम समृद्ध हिस्से के जो लोग आते थे। मतलब जो समाज के जो पिछड़े हुए जो लोग थे, जो गरीब जो श्रेणी थे, या फिर उससे कुछ जो मजदूर वर्ग जो थे, कामगार थे, ये सभी जो है ये जो जैकोबिन क्लब के जो अधिकांश जो सदस्य थे वही लोग थे। सो ये जो इनमें जो छोटे दुकानदार, कारीगर जो थे, जो जूता बनाने वाले थे, पेस्ट्री वाले जो थे, घड़ी साज थे, सफाई करने वाले नौकर, दिहाड़ी मजदूर, ये सभी जो है जो जैकोबिन जो क्लब है उनके सदस्य हुआ करते थे। और इनके जो नेता थे वो थे
मैक्सिमिलियन जो थे, इनके जो रोबेस्पियर थे, ये इनके जो नेता थे, और ये जो जैकोबिन जो क्लब है, जो जैकोबिन जो राजनीतिक जो संस्था है, उनको लीड कर रहे थे कौन? रोबेस्पियर। अब ये जो जैकोबिन की एक बड़े वर्ग ने गोदी कामगारों की तरह धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया। जैसे यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है धारीदार यहाँ पर लाइन बना हुआ है, तो इस तरीके से जो लंबी पतलून है वो पहनने का निर्णय लेते हैं। क्यों ऐसा उसने क्यों किया, ये जो ड्रेस है उसने क्यों चुना, तो इसका भी एक रीजन है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो समाज के जो फैशन परस्त जो लोग हैं, जो अमीर जो लोग हैं, तो वो क्या करते थे, खासतौर से घुटने तक पहनने जाने वाले ब्रीचेस, जिसे घुटना कहते थे। उनके जो कुलीन को, मतलब ये जो बड़े जो लोग हैं, उनसे अपने आप को खुद को जो अलग दिखाने के लिए ये जो है इस तरीके के जो ड्रेस है, जो धारीदार जो पट्टी लाल पट्टियों वाले जो कपड़े हैं वो पहनते थे। क्योंकि जो बाकी जो बड़े जो वर्ग के जो लोग थे वो घुटनों तक, यहाँ तक या पहनते थे, यहाँ तक उनका जो ड्रेस होता था वो उनको फैशन समझते थे। तो अपने आप को अलग दिखाने के लिए ये लोग क्या करते हैं कि इस तरीके से जो धारीदार जो कपड़े हैं वो पहनना एडॉप्ट करते हैं, पहनना पसंद करते हैं, पहनते हैं। तो यह जो ब्रीचेस है, ये जो कुलीन की जो सत्ता समाप्ति का ऐलान का उनका तरीका था कि भाई हम जो है अपना जो ड्रेस इस तरीके से करें, अब आपकी सत्ता जो समाप्त, अब जो हमारी जो सत्ता है वो आने वाली है। तो इस तरीके से ये जो आपको जो जैकोबिन जो क्लब है और वहां के जो लोग हैं उनके बारे यहाँ पर दिखाया गया है। ये जो कुछ जो पेंटिंग्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इससे रिलेटेड आप यहाँ पर एक्टिविटी भी आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर आता है जैकोबिन। ये जो जैकोबिन है, जिसने धारीदार जो पट्टेदार जो फूल जो है क्या कपड़े पहने थे, तो इसलिए जैकोबिनों को सौ कुलान के नाम से जाना जाता था, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटने वाले। मतलब ये जो है पूरा का पूरा जो है क्या पहनते थे, एक पैंट की तरह से पहनते थे। तो इस कारण से उनको सौ कुलान, मतलब सौ कुलान में होता भाई कि जो बिना घुटने वाले, मतलब जो अमीर जो लोग थे, कुलीन जो लोग थे, वो जो है घुटने तक पहनते थे, तो ये उससे बड़े पहनते थे, इस कारण से इनको बिना घुटने वाले कहते थे। और जो सौ कुलात पुरुष है वो लाल रंग की टोपी भी पहनते थे, जो स्वतंत्रता का प्रतीक था। लेकिन महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी, महिलाएं जो है कैप नहीं पहन सकती थी। तो इस कारण से अब यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, ये जो है इनको जो कोट टोपी ये पहने हैं, और महिलाओं को आपको कुछ अलग तरीके से उनका जो पहनावा है आपको दिखाई दे रहा है। ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर इनकी जो टोपी है, और ये जो है पुरुषों की टोपी है। तो इस तरीके से ये जो जैकोबिन है उनका जो आपको क्या दिखाई दे रहा है, उनका जो पहनावा है वो दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आता है सन 1792 की जो गर्मियों की बात है। तो गर्मियों में क्या हुआ कि भाई जैकोबिनों ने क्या किया, जो खाद्य पदार्थ की जो महंगाई है और उनका जो अभाव है, उनसे जो नाराज पेरिस वासियों को लेकर एक विशाल हिंसक विद्रोह की योजना बनाते हैं। अब मतलब ये जो जैकोबिन जो समूह के जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि जो खाद्य पदार्थ की जो महंगाई, जो पाव रोटी की जो महंगाई बढ़ रही थी, साथ ही साथ जो उनकी जो कमी हो रही थी, जो घंटों जो महिलाएं हैं लाइन में लगी रहती थी, तो इनको जो प्लानिंग करके वो क्या करते हैं, अब एक विशाल जो हिंसक विद्रोह, मतलब तोड़ फोड़ मार काट वाला जो विद्रोह है, लड़ाई लड़ना है, इसकी जो एक योजना बनाते हैं। इस कारण से वो जो 10 अगस्त की सुबह उन्होंने क्या किया, जो ट्यूलेरिस है उसके जो महल है वहां पर सीधा क्या कर देता है, धावा बोल देता है। मतलब वो सीधा आक्रमण हमला वाली बात होती है, और वो वहां पर क्या कर देते हैं, हमला कर देते हैं। राजा के रक्षक जो थे, जितने भी राजा के जो रक्षक हैं जो वहां पर थे, उनको मार डाला जाता है, और खुद राजा को कई घंटों तक बंधक बना के रखते हैं। मतलब अब जो है राजा है वो क्या बन गया भाई, कैद में चला गया, उसको बंधक बना लिया। उसके जो जितने भी संरक्षक थे, उनके जो सैनिक थे, उनको मार दिया गया। बाद में जो असेंबली ने शाही परिवार को कहा जेल में डालने का प्रस्ताव कर दिया। मतलब अब यहां पर क्या हुआ कि जो शाही जो परिवार थे, मतलब राजा और उनके जो फैमिली के जो लोग थे, उनको जेल में डाल दिया जाता है। नए चुनाव कराए जाते हैं। चुनाव नए हुए। 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुष, चाहे वो उनके पास कितनी संपत्ति हो चाहे ना हो, सभी को जो मताधिकार है वो दिया जाता है। मतलब अब जो है फिर से जो संविधान में कुछ जो बदलाव किया गया, सबको जो है वोट, जो महिलाओं को छोड़कर है ना, और बच्चों को छोड़कर, जिनका एज है 21 वर्ष हो गया, तो सभी जो पुरुषों को वोटिंग का जो अधिकार है वो दे दिया
गया था। अब यहाँ पर जो नवनिर्वाचित जो असेंबली है उनका जो नाम है उनको कन्वेंशन नाम दिया गया और 21 जो सितंबर है 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया। अब फाइनली जो है 21 सितंबर को 1792 को जो है राजतंत्र का अंत कर दिया गया और फ्रांस को जो एक गणतंत्र राज्य के रूप में घोषित कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि गणतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप होता है जहां पर सरकार और उसके जो प्रमुख का जो चुनाव है वो जनता करती है। यहाँ पर हमने देखा था भाई कि जो जितने भी जो 21 वर्ष के अधिक उम्र वाले जो पुरुष है सभी को जो वोटिंग का जो अधिकार दिया गया था। तो इस तरीके से जो फ्रांस में जो है गणतंत्र की स्थापना होती है और यहाँ पर जो वंशानुगत जो राजशाही जो चली आ रही थी उसको समाप्त कर दिया जाता है। अब जो है और जो कुछ अन्य जो गणतांत्रिक जो देश है उसके बारे में आप लिस्ट बना सकते हैं। अभी के दौर में देखेंगे तो लगभग अधिकांश जो मैक्सिमम जो देश हैं वो अपने आप को गणतांत्रिक कहते हैं क्योंकि वहां के जो मुखिया है वहां के जो सरकार है उसका इलेक्शन होता है। और आज से सबसे जो पॉपुलर जो फॉर्म ये जो गणतंत्र या फिर जिसे हम लोकतंत्र के रूप में भी जानते हैं उसी का चलन है। ये जो है आपका जो राजनीतिक जो घटनाक्रम है आगे बढ़ते जा रहा था। इसके बाद जो है लुई जो 16 है उनको न्यायालय के द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी जाती है और 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी ला कनकॉर्ड में उसे सार्वजनिक रूप से फांसी दे दिया जाता है। मतलब 21 जनवरी 1793 को जो राजा है लुई जो 16 है उनको जो है मृत्युदंड दे दिया जाता है। तो अब इसको हम एक ऐसे समझ सकते हैं कि भी एक जो राजा है उनका जो है समाप्ति हो गया। साथ ही साथ जल्द ही जो रानी जो थी मैरी एंटोइनेट उनको भी सजा फांसी की सजा दे दिया जाता है। तो इस तरीके से एक राज साम्राज्य है राजा है और उनकी पत्नी और जो उनके जो लोग थे उनकी समाप्ति हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका जो अध्याय 3 में ही 3.1 हम देखें आतंक का राज। अब यहाँ पर जो घटनाक्रम है वो फिर से कैसे बदलता है। हमने अभी जस्ट देखा कि भाई जो राजा को मृत्युदंड रानी को मृत्युदंड दे दिया गया उनके और जो कई जो साथी हैं उनको मृत्युदंड दे दिया गया था। तो अब ये जो आतंक का राज है वो क्या चीज है ये कौन सी बला है। 1793 से लेकर 1794 तक के काल को आतंक युग कहा जाता है। जैसे ही नई सरकार का गठन हुआ वहां पर गणतंत्र हुआ तो उसके बाद 1793 से 1794 के जो काल था उसको आतंक का काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है। रोबेस्पियर के जो नियंत्रण वाली जो सरकार थी और उसकी जो दंड की जो सख्त नीति अपनाई गई। मतलब ये जो रोबेस्पियर के द्वारा जो सरकार का जो गठन किया गया था वो राजा मुखिया था वहां को सरकार का जो हेड था और उनके द्वारा जो एक जो सख्त दंड नीति अपनाई गई थी तो उसके कारण से वहां पर बहुत सारी स्थिति जो है वो खराब हो गई थी। उसके हिसाब से क्या हुआ भाई जो गणतंत्र के जो भी शत्रु थे चाहे वो कोई कुलीन हो पादरी हो या फिर अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य क्यों ना हो उनकी जो कार्यशैली से कोई असहमत थे ऐसे असहमत रखने वाले चाहे वो उनके पार्टी के ही क्यों सदस्य ना हो उन सभी को पकड़कर जेल में डाल दिया जाएगा। उन सभी को जेल में डाल देता जाता था और एक जो क्रांतिकारी जो न्यायालय है उनके द्वारा उन पर मुकदमा चलाया जाता और सीधा सीधा उनको पनिश करके अगर उनको दोषी पाया जाता तो उनको क्या कर दिया जाता था गैलोटीन पर चढ़ाकर उनका सील कलम कर दिया जाता था। मतलब सीधा सीधा गैलोटीन कैसा था भाई तो इधर एक जैसे दो खंभा रहते थे इसके ऊपर ऐसा एक बड़ा सा चाकू तलवार लटका रहता था। फिर किसी लोग को जो जो गलत किया उनको यहाँ पर उसका सर रखते थे और इसको नीचे गिरा दे सीधा उसका सर धड़ से अलग उनको मृत्युदंड दे दिया जाता था। गिलोटिन जो है दो खंभों पर बीच में लटकने वाली एक मशीन था जहां पर अपराधी का सिर को धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का जो आविष्कार है किसने किया था तो डॉक्टर जो गिलोटिन है उसने किया था। इस कारण से इसको गिलोटिन के नाम से जाना जाता है जो मृत्युदंड देने की एक हथियार के रूप में उसका यूज किया जाता था। अब यहां पर आता है कि भाई जो रोबेस्पियर के जो कानून है उसने कानून बनाकर मजदूरी और जो कीमतों की जो अधिकतम तय कर दिया था। अभी के जो की मजदूरी है वो कितना हो सकता है कोई भी सामान है उसका अधिकतम कीमत कितना हो सकता है ये सभी जो है रोबेस्पियर ने एक कानून बनाकर उनकी जो सरकार ने तय कर दिया था। गोश्त और जो पाव रोटियां है उसको भी राशनिंग कर दिया गया था। किसानों को अपना अनाज शहरों में ले जाकर सरकार द्वारा तय कीमत पर बेचने के लिए
बाध्य कर दिया जाता था। मतलब मैंने खेती किया, मैं उत्पादन करूंगा तो मुझे शहर ले जाना है, और जो सरकार के द्वारा जो तय जो नियम है, तय जो मूल्य है, उसी के आधार पर उनको बेचना पड़ता था। अपेक्षाकृत जो महंगे जो सफेद आटे थे उन पर रोक लगा दिया गया था कि भाई कोई भी जो व्यक्ति है, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, गरीब तो खा ही नहीं सकता क्योंकि महंगा था, तो जो अमीर जो लोग हैं वो भी जो महंगे जो सफेद आटे हैं उनका यूज नहीं कर सकते थे। मतलब सभी को एक ही तरीके के जो अनाज है, आटे हैं, उनका यूज करना होता था। तो सभी जो नागरिक है उनके लिए साबुत गेहूं से जो बने आटे हैं उसका यूज किया जाता था, क्योंकि इसको मानते थे कि जो इससे जो है बराबरी का जो प्रतीक समता रोटी, जो गेहूं आटे से जो बने हुए, साबुत गेहूं से जो बने होते थे समता रोटी, उसको खाना अनिवार्य कर दिया। साथ ही साथ बोलचाल और जो संबोधन में भी बराबरी आए, इसके लिए आचार व्यवहार लागू कर दिया गया, आचार व्यवहार कानून लागू कर दिया गया। इसमें जो है कोशिश किया गया कि जो सभी है वो एक ही तरीके के जो बोलचाल की जो भाषा है, संबोधन है, उनका यूज करें। जैसे परंपरागत जो मानेश्योर है उसकी जगह पर महाशय एवं मदाम है उसकी जगह पर महोदया के स्थान पर जो महोदया फिर महाशय होता था, अब उसके जगह पर सभी जो फ्रांसीसी जो पुरुष और महिलाएं हैं, जो फ्रांसीसी जो पुरुष है उसको सितोयेन जो उसका मतलब नागरिक होता है, और ये जो सितोइन मतलब वो जो उसका जो नागरिका मतलब जो पुरुष हैं उनके लिए आपका जो सितोयेन, और जो महिलाएं हैं उनके लिए नागरिका मतलब सितोइन का जो है प्रयोग है वो किया जाने लगा। सो इस तरीके से वहां पर बोलचाल में भी समानता लाने के लिए एक जो संबोधन का जो सामान्य जो शब्द है उसको यूज किया जाने लगा। चर्चों को बंद कर दिया गया, और उनके जो भवन जो थे, चर्च जो है पूरी तरीके से बंद कर दी गई, उनके जो भवन है उनको बैरक यानी यहाँ पर आपके जो आर्मी व सेना रहे उनके, या फिर उनको दफ्तर बना दिया गया, चर्च की कोई जगह नहीं थी। सो ये जो रोबेस्पियर की जो नीति, जो सख्त जो नीति जो लागू किया गया था, तो उसके बारे में जो क्रांतिकारी जो पत्रकार है कैमिल डेस्मालिन्स ने भी 1793 में इनके द्वारा कुछ जो पॉइंट्स जो बात है उसने कहा था कि भाई ये जो आतंक का राज है उसके बारे में उसने किया, तो बोला था कि कुछ दिनों बाद उनको फांसी भी दे दिया गया। उनका मानना था कि कुछ लोगों का मानना था कि स्वतंत्रता एक शिशु के समान है जिसे परिपक्व होने तक अनुशासन की अवस्था से गुजरना आवश्यक था। मतलब उसने जो है एक रोबेस्पियर के जो शासन पद्धति पर, उनके द्वारा जो कानून बनाया गया था, लोगों पर जो बंधन डाला गया था, उस पर उसने कहा था कि पर बच्चा है एक स्वतंत्रता तो उसको जो है कड़ाई से जो है पालन करनी, इसीलिए जो रोबेस्पियर है वो कड़ाई की जो नीति अपनाई थी। बट इनका कहना था भाई पर सत्य कुछ और है, स्वतंत्रता सुख शांति है, विवेक है, समानता एवं न्याय है, सभी अधिकारों का घोषणा पत्र है। मतलब अब ये जो है स्वतंत्रता के बारे में बता रहे हैं भाई कि जो स्वतंत्रता सुख शांति है, विवेक समानता है, और ये जो अधिकार है घोषणा पत्र में दिया गया है। बट वो जो रोबेस्पियर को कहते हैं कि शायद आप सभी दुश्मनों का जो सिर काट दे, पर इससे मूर्खता क्या हो सकती है कि किसी एक व्यक्ति को उनके दसियों सगे संबंधियों को दुश्मन बनाए बिना फांसी के तख्ते तक लाना संभव नहीं है। मतलब आप जो है क्या कर रहे हैं भाई, किसी एक को मार दिए बट उनके जो परिवार वाले हैं वो तो आपके दुश्मन हो जाएंगे। सो इसी कारण से 7 फरवरी 1794 को रोबेस्पियर ने कन्वेंशन में भाषण दिया था, जो लॉ मोनिटेर यूनिवर्सल अखबार में छपा था। तो उसी जो भाषण का एक जो अंग है वो ये जो पत्रकार है वो शेयर करते हैं कि जो लोकतंत्र को स्थापित और सुदृढ़ करने के लिए संविधान सम्मत शांतिपूर्ण शासन के लिए हमें सबसे पहले अत्याचारी निरंकुशता के विरुद्ध लड़ाई लड़ने को अंतिम परिणति तक पहुंचाना होगा। मतलब रोबेस्पियर ने ये कहा था भाई कि जो हमें आजादी होना है, हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें अधिकार चाहिए, तो उसके लिए ये जो लड़ाई है निरंकुशता जो चल रही थी उसकी लड़ाई लड़नी। तो इसी को जो है रोबेस्पियर ने भाषण दिया था। बट गणतंत्र के घरेलू एवं बाहरी दुश्मनों को विनाश करना आवश्यक है, अन्यथा हम खुद नष्ट हो जाएंगे। मतलब वो जो है उसका जो क्रांतिकारी जो भाषण है वो देते हैं, और साथ ही साथ ये जो क्रांतिकारी के जो लोकतांत्रिक जो सरकार है उसके तहत वो जो क्रांतिकारी जो कदम है वो उठा रहे हैं, और जो लोगों पर वो अन्याय करते जा रहे हैं। सो इसका जो अंत है वो कहां तक होगा, तो इस सब के बारे में ये जो पत्रकार है उसने लिखा था, और बाद में इनको फांसी भी दे दिया गया था। सो यहाँ पर जो रोबेस्पियर की जो नीति थी वो बहुत ही ज्यादा सख्त थी। उनके जो समर्थक है वो जो त्राही त्राही करने लगे थे, और फाइनली क्या होता है कि जो अंतः जुलाई जो 1794 है वहां पर न्यायालय द्वारा रोबेस्पियर को भी जो है दोषी ठहराया गया और
गिरफ्तार करके उनको अगले ही दिन गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया। जो रोबेस्पियर जो दूसरों के साथ करते थे, जो दूसरों को वो सजा देते थे, आखिर वही सजा जो उनको मिला और उनको भी फाइनली जो है गिलोटिन पर जो चढ़ाकर उनका भी जो सर है वो धड़ से अलग कर दिया। राजा ने भी कई लोगों को फांसी दिया था, फिर आखिरी में भी उनको फांसी दे दिया गया। तो इस तरीके से जो अलग अलग जो घटनाएं हैं वो घटती जा रही थी और जिसकी उत्पत्ति उनका जो अंत भी होते जा रहा था। तो यहाँ पर क्रांतिकारी जो साम्राज्य के जो अनेक प्रकार से जो जनता जो है वफादारी हासिल करना चाहते थे, तो डिफरेंट जो उत्साह होते थे तो उनका जो इमेज है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर 3.2 में हम जो देखते हैं तो डायरेक्टरी शासित फ्रांस। अब यहाँ पर एक जो फिर से बदलाव हुआ, जैसे ही हमने जो है रोबेस्पियर को गिलोटिन पर चढ़ा के मार दिया गया, तो जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नवे संविधान के तहत संपत्ति विहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। मतलब जैसे ही जो जैकोबिन जो सरकार है उसका पतन होता है, तो मध्य वर्ग है उनके जो संपन्न तबके के जो लोग हैं उनके पास अब जो है शासन आ गया। अब जो नए संविधान के तहत संपत्ति जो विभिन्न जो तबके थे उनको मताधिकार से वंचित कर दिया गया। सो इस संविधान में दो चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान किया गया। अब यहाँ पर संविधान थोड़ा सा बदल गया, अब जो है 2 विधान परिषद हो गए। इन परिषदों में 5 सदस्यों वाली कार्यपालिका होगी। मतलब इसमें क्या होगा कि जो 5 सदस्य की जो एक कार्यपालिका बनेगी जिसे डायरेक्टरी कहा गया, और इनको ही जो है आगे जो है शासन करने आ गया या फिर इनको जो डिसीजन लेने का अधिकार दिया गया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिन के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई। मतलब किसी एक व्यक्ति के हाथ में जो है सरकार नहीं होना चाहिए, उनके पास पावर नहीं होना चाहिए, तो इसके लिए ये जो डायरेक्टरी जो है वो बना दिया गया ताकि जो 5 सदस्यों वाली एक जो कमेटी होगी वो डिसीजन लेगा। लेकिन डायरेक्टरी का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। मतलब अब ये जो डायरेक्टर है वो आपस में ही लड़ने लगते थे एक दूसरे के साथ पावर के लिए, या फिर किसी जो विचार है उन पर सहमत नहीं हो पाते थे तो आपस में वो एक दूसरे के साथ लड़ने लगते थे। और डायरेक्टरी की जो राजनीतिक जो अस्थिरता ने सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। मतलब अब यहाँ पर क्या हुआ कि भाई ये जो डायरेक्टरी शासित जो व्यवस्था है वो भी विफल हो गई। तब उसके बाद जो सैनिक जो तानाशाह मतलब सेना का शासन आ गया और उसको जो लीड कर रहे थे हमारे जो नेपोलियन जो बोनापार्ट है वो जो है शासन पर आते हैं। सरकार के ये जो स्वरूप जो है इन विभिन्न परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि सम्मत समानता और बंधुत्व के जो प्रेरक आदर्श बने रहे। मतलब ये जो कुछ जो चीजें जो बाहर निकल के आई था, ये जो विद्रोह से वो अभी भी बना हुआ था। मतलब जो लोगों को जो स्वतंत्रता है वो दिया गया था, कानून के समक्ष जो समानता है वो भी बनी हुई थी, बंधुत्व के जो प्रेरक है वो आदर्श के रूप में निकल के आ रहे थे और जो लोग है उनको अपना रहे थे, दूसरे देश भी उनको अपना रहे थे। इन मूल्यों के जो आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। मतलब ये जो समानता आपके जो कानून के समक्ष आपके जो समानता है, बंधुत्व है, उसको बाकी जो देशों ने या फिर फ्रांस ने खुद भी जो वहां के जो लोग हैं उसने इनको एक प्रेरक आदर्श के रूप में उसको फॉलो किया और कई लोगों के जो मार्गदर्शक के रूप में एक कानून बने। अब नेक्स्ट जो आता है बेटा कि जो क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई या फिर जो महिलाएं हैं वो भी क्रांति में शामिल था क्या। तो यहाँ पर आपको जैसे ही देखे यहाँ पर इमेज में आप देखिए कि जो एक जो इमेज जो है कब का है, चित्र 5 अक्टूबर 1789 का है, जब वर्साय की वो जो लड़ाई करने जाते हैं तो वहां पर पेरिस की औरतें भी साथ में थे, अपने साथ जो भी हथियार लोकल जो हथियार दिखे वो सभी उठाकर पर वर्साय में जाकर राजा को अपने साथ लेकर लौटी थी। तो इस तरीके से जो महिलाओं की जो स्थिति है उनका जो लड़ाई में भी एक बहुत बड़ा योगदान था। महिलाएं जो है शुरू से ही जो फ्रांसीसी समाज में इतने अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। ऐसा नहीं था कि भाई महिलाएं जो है पीछे रही, वो अपने घर परिवार को देखती थी, पाव रोटी खाने पीने की चीजें की व्यवस्था करती थी। साथ ही साथ बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो विद्रोह में आंदोलन में भी शामिल रही, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि उनकी जो है भागीदारी क्रांतिकारी जो सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगा। मतलब उनको लगा कि कहीं ना कहीं क्या है कि उनको जो है अब जो सरकार बनेगी क्रांतिकारी जो सरकार है तो वहां पर उनकी जो स्थिति है वो बेहतर होगी, उनको भी बहुत सारे जो अधिकार है वो
दिए जाएंगे। लेकिन जो तीसरे जो स्टेट के जो अधिकांश जो महिलाएं हैं जीवन निर्वाह के लिए काम करती थी, मतलब तीसरे जो स्टेट की जो महिलाएं हैं वो काम करने वाली महिलाएं थी, मतलब अपने घर को चलाना है तो उसके लिए वो बाहर काम करने जाती थी, या फिर वो घरों में ही सिलाई बुनाई का काम करती थी, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी, अथवा जो संपन्न जो घर थे, जो अमीर थे, उनके यहाँ घरेलू काम करने जाती थी। तो ये जो है उस समय महिलाओं की स्थिति थी। साथ ही साथ जो बहुत सारी जो महिलाएं हैं वो वेश्यावृत्ति में भी शामिल थी। तो वो किसी ना किसी तरीके से पैसा कमा रही थी, अपने घर परिवार को चला रही थी। सो अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके बिल्कुल भी नहीं थे, मतलब उनको पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, उनको कोई काम नहीं सिखाया जाता था। तो इस कारण से ये जो जितना जो भी छोटा मोटा जैसा भी काम मिले उनको वो कर लेते थे। आगे होता है कि जो केवल जो कुलीनों की जो लड़कियां थी या फिर जो तीसरे स्टेट के जो धनी परिवार की जो लड़कियां थी वही जो है कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी, मतलब एक जो धार्मिक जो संस्था था तो वहां पर वो पढ़ाई करने के बाद जा करती थी, और उसके बाद उनका जो है शादी है, विवाह है, मैरिज है, वो कर दिया जाता था। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण करना पड़ता था, जैसे उनको खाना पकाना है, पानी लाना है, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना है, बच्चों की देखभाल करना है, ये सभी जो काम है वो महिलाएं करती थी। साथ ही साथ वो बाहर काम करने भी जाती थी, लेकिन इन सबको जो पुरुषों के तुलना में बहुत ही कम जो सैलरी है वो दिया जाता था, मतलब जैसे पुरुषों को जो पेमेंट मिलता था, सैलरी मिलता था, वो उनको नहीं दिया जाता था। और जो महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद के जो अलग से जो राजनीतिक क्लब हैं वो शुरू कर लिए थे, मतलब अब जो महिलाएं कहीं पर भी इकट्ठा होती थी, अपने जो क्लब संगठन बना लेते वहां पर इकट्ठा होते थे और अपने जो हित है, अपने अधिकार के लिए वो जो है चर्चा करने लगी। राजनीतिक क्लब शुरू किए, तो वो जो है अखबार भी शुरू किए, वहां पर जो है उनकी जो बातें हैं वो लिखा जाता था। फ्रांस के जो विभिन्न जो नगरे हैं वहां के जो महिलाओं है महिलाओं के जो लगभग 60 जो क्लब है वो अस्तित्व में आ गए थे, मतलब उनकी जो संख्या है, उनका जो संगठन है वो बढ़ते जा रहा था। और उनमें जो और बहुत सारे जो महिलाएं हैं, जो मुख्य जो क्लब था महिलाओं का, उसमें जो द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन, ये सबसे मशहूर क्लब था, सबसे बड़ा जो क्लब था जो महिलाओं का था। उनकी एक जो प्रमुख मांग यह थी कि जो है महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए, मतलब महिलाओं को भी वो अधिकार मिलना चाहिए जो पुरुषों को मिला हुआ है। तो इसके कारण से जो महिलाएं हैं इस बात से निराश हो गई कि भाई 1791 में जो संविधान जो बना था उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था, मतलब इनको जो है मत देने का अधिकार नहीं दिया गया था। साथ ही साथ बहुत सारी जो संविधान घोषणा हुआ तो उसमें ही स्टार्टिंग में ही लिखा था पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र, वहां पर महिलाओं की जो स्थिति है उनको बिल्कुल भी नकार दिया गया था। अब जो है महिलाओं ने क्या किया, जो महिलाओं ने मताधिकार के लिए, असेंबली के लिए चुने जाने के लिए तथा राजनीतिक पदों की जो है मांग है वो करने लगे। उनका मानना था कि भाई कि जो तभी जो नई सरकार में उनके हितों का प्रतिनिधित्व तो होगा जब वो खुद शामिल हो पाएंगे, उनके लिए कोई सोचने वाले नहीं है, उनके लिए कोई जो उनके जो प्रतिनिधि नहीं है, तब तक उनको कोई अधिकार नहीं मिल सकता। तो प्रारंभिक जो वर्षों में क्या होता है कि जो क्रांतिकारी जो सरकार है उन्हें जो महिलाओं के जो जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून भी लागू कर दिए, बट वो उतने क्या नहीं थे, उतने जितने होने चाहिए महिलाओं के लिए उतना सक्षम जो कानून है वो बिल्कुल भी नहीं लाया गया था। सरकारी जो विद्यालय हैं वो स्थापना कर दिया गया, जहां पर बच्चियों के लिए जो लड़कियों की जो स्कूली शिक्षा है उनको अनिवार्य कर दिया गया। साथ ही साथ अब उनके जो पिता है उनकी मर्जी के खिलाफ कभी शादी भी करने के लिए उनको बाध्य नहीं कर सकते, मतलब बिना लड़की के जो मर्जी की अब शादी नहीं हो सकता। साथ ही साथ शादी को जो एक जो है स्वैच्छिक अनुबंध माना गया, अगर आप चाहते हैं तो शादी कीजिए, अगर शादी कर लिया, अगर उनके साथ रहना चाहते तो रहिए, अदरवाइज आप जो है क्या कर सकते हैं, तलाक भी ले सकते हैं। ये जो नागरिक जो कानून के रूप में शादी को जो है उनका पंजीकरण कर दिया गया, मैरिज जो है रजिस्ट्रेशन होता था। साथ ही साथ तलाक को भी कानूनी रूप से मान्यता दे दिया गया कि आप जो है अगर किसी के साथ रहना नहीं चाहते हैं तो आप अपने पति को छोड़ भी सकते हैं, पत्नी को छोड़ सकते हैं। मर्द और औरत कोई भी जो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों जो है कोई भी अर्जी दे सकते हैं कि हम दोनों को अलग होना है, तलाक लेना है। अब जो है साथ ही साथ जो महिलाएं हैं उनको जो व्यवसायिक जो प्रशिक्षण है उनका भी अधिकार दे दिया गया, व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकते हैं, कलाकार बन सकते हैं,
छोटे मोटे व्यवसाय चला सकते हैं। तो ये सभी जो शुरुआत में जो परिवर्तन जो है सरकार के द्वारा किया गया ताकि जो महिलाओं की स्थिति को सुधारा जा सके। फिर भी जो है राजनीतिक अधिकारों के लिए जो महिलाओं का संघर्ष जारी रहा, क्योंकि भाई उनको मताधिकार नहीं था, उनको निर्वाचक मंडल में शामिल होने का अधिकार नहीं था, उनको कोई प्रतिनिधित्व का कोई अधिकार नहीं था। तो इसके कारण से वो कंटिन्यू अपना जो है आंदोलन संघर्ष है वो करते रहे। आतंक के राज के दौरान मतलब 1793-94 के दौरान भी महिलाएं जो थे वो आंदोलन कर रहे थे, बट उनके जो क्लब है उनको बंद कर दिया गया। उनकी जो राजनीतिक जो गतिविधियां थी, जितने भी वो मीटिंग्स वगैरह करते थे, चर्चा करते थे, उन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने वाला कानून ला दिया गया, उसको बंद करवा दिया गया। कई जानी मानी जो महिलाएं हैं उनको गिरफ्तार कर दिया गया, मतलब सरकार के जो अगेंस्ट जो भी चीज बोल रहे थे उनकी नीतियों के अगेंस्ट उनको गिरफ्तार कर लिया गया, और बहुत सारी जो महिलाएं हैं उनको फांसी पर भी चढ़ा दिया गया था। सो इस तरीके से जो उनका जो राजनीतिक जो घटनाक्रम है, उनके जो क्लब है, उनकी जो स्थिति हो गई थी। मताधिकार और समान वेतन के लिए महिलाओं का जो आंदोलन है अगले आने वाली जो सदी है वहां पर भी चलता रहा, और अनेक देशों में इसी तरीके के जो आंदोलन है वो भी होते रहे। सो मताधिकार का जो संघर्ष है 19वीं सदी के अंत एवं 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतरराष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जारी रहा। मतलब ये तो हमने ऊपर में देखा भाई कि ये जो घटनाएं फ्रांस में हो रही थी, बट इससे बढ़ चढ़कर आगे जो है विश्व में भी इस तरीके से जो महिलाएं, अलग अलग जो देश की जो महिलाएं हैं वो अपने जो राजनीतिक मताधिकार है, अपने लिए राजनीति के लिए अपने जो विशेषाधिकार हैं उनके लिए लड़ रहे थे। और ये जो 19वीं सदी में 20वीं सदी में भी जो अंतरराष्ट्रीय जो मताधिकार जो है आंदोलन है, महिलाओं के या जो आंदोलन है वो जारी रहा। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान जो फ्रांसीसी जो महिलाएं हैं वो राजनीतिक सरगर्मियों की जो प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखा गया। अंतः सन 1946 में फ्रांस की जो महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। सोचिए अब ये जो है 1700 जो है 89, 90, 91, 92, 93, 94 से जो लड़ाई चल रही थी कि जो हमें मताधिकार मिलना चाहिए, महिलाओं को भी राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए, वो जो है 2 दशक बाद जाकर लगभग पूरा होता है। 1946 में जो फ्रांस की जो महिलाएं हैं उनको मताधिकार मिलता है। ये जो महिला अधिकार तो हमारे यहाँ जैसा हमारा देश स्वतंत्र होता है और जो संविधान बनता है, पहला जो आम चुनाव होता है, तो हमारे यहाँ हमारे जो महिलाएं हैं उनको समान पुरुषों के समान ही जो भी राजनीतिक अधिकार है वो मताधिकार है वो दे दिए जाते हैं। सो यहाँ पर एक और इमेज आपको दिया, जो स्रोत में आपको दिया है कि क्रांतिकारी जो महिला ओलंप दे गूंज जो 1748 से 1793 का इनका भी जो जीवन काल रहा, तो ये भी ये जो राजनीति के जो एक सक्रिय जो महिलाओं के रूप में महत्वपूर्ण थी, और उन्होंने जो है पुरुषों और जो नागरिक अधिकार जो घोषणा पत्र है उसके विरोध में जो है 1791 में जो महिला और जो नागरिक अधिकार घोषणा पत्र है उनको जारी करता है, क्योंकि उनका मानना था कि भाई जो महिलाओं को जो मानव मात्र के जो मूलभूत जो अधिकार हैं, जो महिला और पुरुष के जो दोनों एक समान है भाई, वो भी मानव हैं, तो दोनों को जो अधिकार है वो मिलने चाहिए। तो इसके अगेंस्ट में जो पुरुष के जो अधिकार है उसके अगेंस्ट में महिलाओं से संबंधित महिला और जो नागरिक अधिकार घोषणा पत्र है उसको वो तैयार करते हैं, और नेशनल असेंबली के जो सदस्य है उनको पास उनको रखा जाता है और इस पर कार्रवाई करने की मांग किया जाता है। लेकिन 1793 में जो ओलंप दे गूंज है उनके जो महिला क्लबों को जबरदस्ती बंद करवा दिया जाता है। जैकोबिन जो सरकार है उनकी आलोचना करने के कारण से इनको जो नेशनल कन्वेंशन में उनके द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाता है, और इसके बाद तुरंत उसको फांसी पर लटका दिया जाता है। तो अन्याय के विरुद्ध और अपने अधिकार के विरुद्ध आवाज लड़ने के लिए इनको फांसी पर लटका दिया जाता है, मरवा दिया जाता है। सो यहाँ पर स्रोत आपके 6 में आपको देखने को मिलेगा बेटा कि जो उनके द्वारा ओलंप दे गूंज के द्वारा जो घोषणा पत्र जो तैयार किया गया था महिला और जो नागरिक घोषणा पत्र, उसके जो कुछ जो बिंदु है यहाँ पर जो यहाँ पर दिए गए हैं आपको कि औरत जो है जन्मना जो स्वतंत्र होता है, मतलब जन्म से ही औरत स्वतंत्र होता है, तो उनको भी पुरुष के समान अधिकार मिलना चाहिए। जो सभी जो राजनीतिक जो संगठन है उनका जो लक्ष्य पुरुष और जो महिलाओं के जो नैसर्गिक जो अधिकार है, जैसे स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और सबसे बढ़कर जो शोषण के विरुद्ध जो प्रतिरोध का जो अधिकार है, उनको सभी जो राजनीतिक जो संगठन है उनको चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो सबको प्रदान किया जाना चाहिए। समग्र संप्रभुता का जो स्रोत राष्ट्र में निहित है, सो पुरुषों और महिलाओं के जो
संघ के सिवाय कुछ नहीं है। मतलब सिर्फ पुरुषों का संघ नहीं होना चाहिए, वहां पर महिलाओं को भी शामिल करना चाहिए। कानून की सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। इसलिए सभी जो और महिला है और पुरुष है और जो जितने भी जो वहां पर व्यक्ति रूप से अपने जो प्रतिनिधि के माध्यम से जो विधि निर्माण में दखल होना चाहिए। मतलब कानून बनाना है या फिर कानून से संबंधित कोई भी चीजें हो तो वहां पर महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल होना चाहिए। महिलाओं या फिर पुरुषों को ये विशेषाधिकार ना मिले कि वो पुरुष है। सभी को जो अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर समान रूप से बिना किसी भेदभाव के जो है सम्मान और सार्वजनिक पद के जो हकदार हैं, तो इसलिए उनको भी वो जो पद है सम्मान है वो दिया जाना चाहिए। कोई भी जो महिला है वो अपवाद नहीं है। तो इसी तरह जो विधि जो सम्मत जो प्रक्रिया द्वारा जो महिलाएं हैं उनको भी अपराधी ठहराया जाना चाहिए। किसी को भी नजरबंद या फिर गिरफ्तार जो है बिना सिर्फ महिला है इसके आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। पुरुषों की तरह महिलाएं भी जो इस कठोर कानून का पालन करें। तो इस तरीके से जो ये जो ओलम दे गूंज के द्वारा जो घोषणा पत्र जो तैयार किया गया था और उनको जो है प्रस्तुत किया गया था नेशनल असेंबली में, बट ये जो है मांग जो है पारित नहीं हो पाता। यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है 1793 से रिलेटेड एक जो घटना है कि जो जैकोबिन जो राजनीतिज्ञ है सोमेत ने इन अधिकारों पर महिला क्लबों को बंद करने के निर्णय को उचित ठहराया था। उसने जो है महिला जैकोबिन जो सरकार के द्वारा जो महिला क्लब है उनको बंद किया गया था, तो उसको जो है सही ठहराने का जो जैकोबिन के जो राजनीतिज्ञ थे सोमेत, उसने क्या तर्क दिया कि जो है क्या प्रकृति, उसने तर्क देता है कि भाई क्या प्रकृति जो है घरेलू कार्य पुरुषों को सौंपा है। उनका कहना है कि घरेलू कार्य करने का जो काम है प्रकृति ने महिलाओं को दिया है। बच्चों को दूध पिलाने के लिए जो है पुरुषों को स्तन दिया है क्या? नहीं दिया है, वो सिर्फ महिलाओं को दिया गया है। साथ ही साथ प्रकृति ने पुरुष से कहा, पुरुष से क्या कहा भाई, पुरुष के जो क्या काम दिए प्रकृति ने कि तुम पुरुष बनो, शिकार करने जाओ, कृषि करो, राजनीतिक कर्तव्य करो, यह तुम्हारा साम्राज्य। मतलब पुरुषों को यह काम दिया गया है। प्रकृति ने महिला से कहा कि जो तुम स्त्री बनो, गृहस्थी के काम करो, मातृत्व का सुख दायित्व जो है तुम संभालो, यही तुम्हारा काम है। सो पुरुष बनने की इच्छा रखने वाली महिलाएं निर्लज है। ये कहते हैं भाई कि जो महिलाएं हैं वो अपने अधिकार के जो डिमांड कर रही है, वो मांग कर रही है, वो जायज नहीं है कि जो प्रकृति ने ही जो पुरुषों को और महिलाओं को अलग किया है, उनके अपने अलग काम बनाए गए, उनके लिए अलग अलग जिम्मेदारियां दिया गया है। बट ऐसा रियल में सही नहीं ठहराया जा सकता इसको। तो ये जो था कि भाई आपका जो व्यवस्थाएं जो है वो चली थी, महिलाओं ने किस तरीके से जो है भूमिका निभाई थी किसमें, फ्रांसीसी जो क्रांति में, और उसने अपने अधिकारों के लिए भी जो लड़ाई लड़ी। अब जो 5वां जो अध्याय आता है इसमें चैप्टर 1 में, वो है दास प्रथा का उन्मूलन। किस तरीके से जो दास जो प्रथा थी उसको जो है समाप्त किया जाता है। सो फ्रांसीसी जो उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी समाज सुधारों में से एक था। मतलब जो दास प्रथा था कि जो है अमीर थे या फिर व्यापारी हैं या फिर और किसी जगह पर ऐसा होता कि उनको जबरदस्ती काम करने के ठोस दिया जाता था, उनको दास बना नौकर बना के रखा जाता था। सो फ्रांसीसी जो उपनिवेश जो देश है वहां पर भी जो इस तरीके से जो प्रथा थी तो उनको समाप्त किया गया। जैसे कैरिबियाई जो उपनिवेश थे जहां पर आपके जो मार्टिनिक जो थे या फिर गाडे लोग थे और सैन डोमिंगो जो थे वो तंबाकू, नील, चीनी और जो कॉफी जैसे वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। मतलब ये जो कैरिबियन जो उपनिवेश जो देश थे और जो जगह था वहां से जो है आपके जो तंबाकू, नील, चीनी और जो कॉफी है वहां से आता था। सो अपरिचित और जो दूर दराज देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बगानों में श्रम की कमी। मतलब ये जो कुछ जो ऐसे जो देश थे यहाँ पर, तो इन देशों में जो आपके जो फ्रांसीसी जो लोग थे वो वहां पर काम करने के लिए यूरोपीय जो लोग हैं वो जाना नहीं चाहते थे। तो अब वहां पर काम करने वाले लोग कहां से आएंगे, कहां से लोग उनको मिलेगा। तो इस कमी को दूर करने के लिए यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय जो दास व्यापार है वो किया जाता था। मतलब अब एक जो त्रिकोणीय ट्रायंगल बनता था, ये आपका जो ट्रायंगल बनता था कि भाई जो यूरोप, अफ्रीका और जो अमेरिका से यहाँ से जो है सामान दास जो काम करने वाले जो लोग हैं उनका आदान प्रदान होगा। तो इसी कारण से ये जो दास व्यापार है वो 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। और फ्रांसीसी जो सौदागर बोर्दे या फिर जो नान्ते जो बंदरगाह से अफ्रीका तट तक पर जहाज ले जाते थे। मतलब जो फ्रांसीसी जो सौदागर है जो व्यापारी हैं वो क्या करते थे कि जो बोर्दे और जो नास्ते जो बंदरगाह है
वो अफ्रीका तट पर अपना जो जहाज ले जाते थे, जहां से वे स्थानीय जो सरदारों से दास खरीदते थे और उन दासों को दाग कर, मतलब उस पर जो है लेबल लगा दिया जाता था और हथकड़ियों डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरेबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाजों में ठूंस दिया जाता था। मतलब उनको जो है कैरेबियाई देशों तक भेजना है तो क्या करते थे भाई कि उनको जो है वहां पर डाल दिए और वहां पर उनको काम करने के लिए भेज दिया जाता, जहाजों में ठूंस देते थे और 3 महीने तक उसी जहाज में बहुत कम खाना, बहुत कम पानी में उनको ऐसी जानवरों की तरह भर भर कर ठूंस ठूंस कर जिंदा रखा जाता था। मतलब उनकी जो स्थिति बद से बचता थे, कई तो लोग हैं उसी जहाज में भी मर जाते थे। सो वहां जो है जब पहुंचते थे तो बागान के जो मालिक है उनको भेज दिया जाता ताकि जो है वो बागान पर काम कर सके। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफी एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। मतलब ये जो दो दास जो लोग थे वो काम करने के लिए मजबूर थे और इन्हीं के द्वारा जो काम किया जाता था, सामान है उनको जो है, जो चीनी जो है या फिर आपके जो नील है, कॉफी है, उनको जो है भेजा जाता था कहां पर, आपके यूरोपियन जो देश है वहां पर। सो बोर्दे और जो नाश्ते हैं, ये जो बंदरगाह था जहां पर जो पानी के जो जहाज, बड़े बड़े जो जहाज है वो आकर रुकते थे, तो इन्हीं के कारण से ये जो बंदरगाह है वो फलते फूलते रहे। मतलब इनकी जो समृद्धि है वो बढ़ती गई क्योंकि यहाँ से जो दासों की जो खरीद जो बिक्री है, मतलब इंसानों की जो खरीदी बिक्री होती थी, इसके कारण से उनको बहुत ज्यादा पैसे का जो है आमदनी होता था और इस कारण से ये जो बोर्दे और जो नाश्ते बंदरगाह है दोनों ज्यादा समृद्धि की ओर बढ़ते जा रहा था। वहां के जो व्यापारी हैं, सौदागर है, वो समृद्ध होते जा रहे थे। बाद में आता है कि भाई 18वीं सदी में जो फ्रांस में जो दास प्रथा की जो ज्यादा निंदा नहीं हुई। 18वीं सदी के जो शुरुआत है या फिर उसके समय वहां पर कोई निंदा नहीं हुई क्योंकि जो है जनरली जो है यूरोपीय जो देश के जो जरूरत की जो चीजों को जो पूरा करने के लिए यही जो दास है वही काम कर रहे थे। नेशनल असेंबली है, वहां पर क्या हुई, लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के जो मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किया जाए या नहीं। मतलब ये जो मूलभूत अधिकार जो नेशनल असेंबली के द्वारा जो दिया गया था, तो वो जो है उपनिवेश में जो रहने वाले जो और जो दूसरे जो लोग हैं, जो दास है, उनको दिया जाए या फिर ना दिया जाए, इस पर बहुत लंबी बहस हुई, चर्चा हुई। और परंतु क्या हुआ कि भाई जो दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं हो पाया। मतलब जो लोग जो थे, व्यापारी जो थे, बड़े बड़े व्यापारी थे, वो उनका विरोध करते दास प्रथा अगर पर उस पर पूरा तरीके से बैन लगा दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो वो उनको व्यापारी को जो है व्यापार नहीं कर पाते। साथ ही साथ क्योंकि भाई नेशनल असेंबली के जो लोग हैं उनको ये जो अमीरों का जो सरकार था वो उनको ज्यादा प्रोटेक्शन दिया गया था, या फिर वही जो है थे मेन जो थे असेंबली में कई उनके जो साथी थे। तो इन सभी जो चीजों को ध्यान में रखते हुए जो दास प्रथा से संबंधित या फिर दासों के जो अधिकार से संबंधित कोई भी जो कानून है वो पास नहीं किया गया। लेकिन अंततः देखा जाए तो 1794 है, वहां पर जो कन्वेंशन में जो फ्रांसीसी जो उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का जो कानून है वो पारित कर दिया गया। मतलब जो 1794 पर जो सरकार जो बना या फिर वहां पर जो कन्वेंशन जो हुआ, तो जो जितने भी जो फ्रांसीसी जो उपनिवेश थे, मतलब फ्रांसीसी के अंदर जो फ्रांस के अंदर का और जो देश थे, वहां पर जो दासों के जो मुक्ति से संबंधित जो कानून है वो पारित कर दिया गया। पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। मतलब पारित तो कर दिया गया, लागू भी कर दिया गया, बट कुछ समय बाद जो सौदागर हैं या फिर जो व्यापारी है उनके विद्रोह के कारण से फिर से इसको वापस ले लिया जाता है, ज्यादा समय तक ये लागू नहीं रहता। 10 वर्ष बाद जब नेपोलियन क्या करते हैं, उसके द्वारा फिर से जो दास प्रथा है उनको शुरू कर दिया जाता है क्योंकि भाई बागान के जो मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई थी। क्योंकि काम करने वाले जो लोग हैं यही दास होंगे, उनको कैसे भी मार पीट कर, कम खाना देकर, कम वेतन पर काम करवाया जा सकता है। आम जो मजदूर हैं उनसे ये काम नहीं करवाया जा सकता था। सो इस कारण से जो अफ्रीकी जो निग्रो जो थे उनको ये काम सौंपा जाता था, उनको दास ज्यादातर बनाया जाता था। सो फ्रांसीसी जो उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन जो है 1848 में किया जाता है। जो फाइनली ये जो दास प्रथा है वो 1848 में समाप्त होता है। निग्रो, यहाँ पर अफ्रीकी निग्रो की बात किया गया तो जो निग्रो है वो क्या होता है, अफ्रीका में जो सहारा रेगिस्तान के जो दक्षिण में जो स्थानीय जो लोग रहते थे उसे निग्रो कहा जाता था। यह एक अपमानजनक शब्द होता था जिसका जो इस्तेमाल है अब नहीं किया जाता है।
तो ये आपके जो क्या है कुछ दास प्रथा से उन्मूलन से संबंधित, यहाँ पर दास मुक्ति से संबंधित एक जो क्या है विवरण जो दिया गया है, ऊपर वाला जो चित्र है उसमें बनाया गया है। और तिरंगे जो है बैनर का नारा है कि मनुष्य के अधिकार, नीचे अभिलेख करता है कि गुलामों की मुक्ति। एक जो फ्रांसीसी महिला अफ्रीकी एवं अमेरिकी इंडियन दासों को यूरोपीय कपड़े देकर उन्हें सभ्य बनाने की चेष्टा करे। मतलब दास मुक्ति का जो ये आदेश आया था 1794 में जो कन्वेंस के द्वारा, तो इससे जो संबंधित ये जो चीजें हैं, तो ये जो महिलाएं हैं इन दासों को कपड़े दे रहे हैं, उनको सभ्य बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप आजाद हो, आप भी अब बेहतर जिंदगी जी सकते हो। तो ये जो चीजें हैं दास प्रथा उन्मूलन से कुछ चीजें रहा। देन इसी में जो आपका जो छठवां जो अध्याय आता है, छठवां जो पॉइंट आता है आपका कि क्रांति और रोजाना की जिंदगी। अभी जो क्रांतिकारी जो घटनाएं जो घट रही थी, तो और उस भी जो रोजाना की जो जिंदगी जो डेली लाइफ है वो किस तरीके से था। क्या राजनीति जो है लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है, ये हमारे मन में क्वेश्चन आता है। 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस में पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। हमने देखा भाई जो क्रांति हुआ, तो उसके बाद जो जैकोबिन जो लोग हैं उसने अपना जो पहनावा बदल दिया, वहां पर बोलचाल बदल गई थी, पुस्तकें जो है बदल गई थी। तो ये जो 1789 के जो क्रांति के बाद जो चाहे किसी भी लोग, पुरुष हो, महिलाएं हैं, चाहे बच्चे हैं, सभी के जो जीवन में बदलाव आया था। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। मतलब जो है क्रांतिकारी सरकार जो थे या फिर जो नेशनल असेंबली के द्वारा स्वतंत्रता और समानता के जो आदर्श जो स्थापित किए गए थे, उनको जो डेली लाइफ में लागू करने का, उनको साधारण बोलचाल में लाने का, आचार आपके जो व्यवहार में लाने का उनको प्रयास किया गया। बास्तिल विध्वंस के बाद सन 1789 की जो गर्मियों में जो सबसे जो महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया था, वह था सेंसरशिप की समाप्ति। सेंसरशिप की समाप्ति मतलब भाई आप जो है आजाद हो, आप कोई भी चीजें बोल सकते हो, लिख सकते हो। तो ये जो चीजें हैं प्राचीन जो राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे किताब था, अखबार था, नाटक था, वो जो है राजा के जो सेंसर अधिकारी है उनके द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। जैसे अभी आप देखेंगे बेटा कि हमारे यहाँ जो कोई भी जो मूवी बनता है, तो उनको जो है सेंसरशिप, एक जो सेंसर जो बोर्ड बना हुआ है उनके द्वारा उनको अप्रूवल करवाया जाता है। कुछ ऐसे आपत्तिजनक जो चित्र होते हैं, जो भाषाएं होती है, उनको जो है सेंसर नहीं किया जाता। तो उस समय पहले जो है 1789 के जो आंदोलन से पहले जो राजा, उनके जो अधिकारी जो नियुक्त थे, उनके द्वारा परमिशन लिया जाता था। कोई छापना है, कुछ जो चीजें प्रस्तुत करनी है तो उनके लिए। परंतु अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है उनको नैसर्गिक अधिकार मान लिया गया था। मतलब बोलने की आजादी है, छापने की आजादी, लिखने की आजादी जो है उनको जो है नेशनल असेंबली के द्वारा जो नागरिक अधिकार जो घोषणा पत्र है उसमें उनको नैसर्गिक अधिकार है वो मान लिया गया था। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जो फ्रांस के जो शहर है वहां पर अखबार है, पर्चे हैं, पुस्तकें हैं, छपी हुई जो तस्वीरें हैं उनके बाहर से आ गई। मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में जो पुस्तक छपने लगे, अखबार छपने लगे, पर्चे छपने लगे, आपके जो तस्वीरें जो है छपने लगी। साथ ही साथ वहां तेजी से वो जो चीजें हैं वो गांव में भी, देहात में भी फैलने लगी। लोग जो है जो पढ़े लिखे जो लोग थे वो पढ़ लिख कर समझते थे, जो अनपढ़ जो लोग थे वो तस्वीरों के माध्यम से इन सब जो चीजों को समझ रहे थे, जान रहे थे। फ्रांस में जो घट रही जो घटनाएं हैं, परिवर्तनों का जो ब्यौरा है, उनकी जो टिप्पणियां हैं वो लोगों के बीच पहुंच रही थी। प्रेस की जो स्वतंत्रता का मतलब यह था कि भाई कोई भी जो किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। मतलब कोई भी जो घटनाएं हो रही थी तो वो ऐसी जो थी कि उसमें कोई भी जो अपना जो विचार है वो रख सकता था। प्रिंट मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से एक पक्ष जो है दूसरे पक्ष को अपना दृष्टिकोण है वो बता सकता था, उस पर सहमत कराने की कोशिश किया जा सकता था। साथ ही साथ जो नाटक, संगीत और जो उत्सवी जो जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे थे। मतलब जो लड़ाई के जो महिमा मंडन किया जा रहा था, बहुत सारी जो चीजें लोगों को नाटक के द्वारा या फिर जो एक्टिंग के द्वारा या फिर आपके जो और जो कई जो ऐसे जो चलचित्र है उनके माध्यम से दिखाने का, समझाने का, बताने का प्रयास किया जा रहा था। स्वतंत्रता है, आपके जो न्याय है, इनके बारे में जो राजनीतिज्ञ है या फिर जो दार्शनिकों के जो पांडित्यपूर्ण लेख को समझने और उनसे जुड़ने का यह लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षकों के लिए ही संभव था। मतलब
जो पुस्तक लिखते थे, पर्चे जो छपते थे, तो उनको तो बहुत कम लोग समझ पाते थे, राजनीतिज्ञ की बातों को समझ ही नहीं पा रहे थे। बट ये जो नुक्कड़ नाटक वगैरह हो रहे थे, संगीत वगैरह था, उस और जुलूस थे, तो उसके माध्यम से जो बहुत सारे जो लोग जुड़ रहे थे और बहुत सारी जो घटनाएं जो हो रही थी, जो बातें हैं, उनको उनके बीच प्रस्तुत किया जा रहा था, ताकि जो लोग हैं वो उन सब चीजों को समझ सके, अपने आप में उसको आत्मसात कर सके। तो ये सभी जो चीजें हैं वो फ्रांसीसी क्रांति के जो फलस्वरूप और वहां के जो घटनाएं हैं वो घटित हो जा रही है। जैसे यहाँ पर एक जो दिखाया जा रहा है कि जो देशभक्ति जो कसरती दाब मशीन, जिसका जो इस्तेमाल है वो मोटापा घटाने के लिए किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर ये जो एक मोटा व्यक्ति को लाया जा रहा है और इसको इस टाइप की जो मशीन है वहां पर घुमाया जा रहा है, वह कुछ मशीन है बेटा, फिर यहाँ पर उनको क्या कर दिया जा रहा है, वो इस तरीके से पतले होकर निकलते हैं। अभी के दौर में इस तरीके से कोई मशीन आए तो लोग जो है इसको हाथों हाथ यूज करना चाहेंगे, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग जो है मोटापे से त्रस्त रहते हैं। तो एक जो चित्र है उस समय देशभक्ति से संबंधित ये जो चीजें हैं वो दिखाया गया था। साथ ही साथ यहाँ पर जो एक और जो चीज है जो मरा है वो क्या करे, जनता को जो संबोधित करते हुए लुई लियोपोल्ड बाइली का जो ये जो चित्र है, जिसमें लोगों को यहाँ पर एक जो व्यक्ति है वो खड़ा होकर संबंधित कर रहा है, वो व्यक्ति मरा है। नाम है भाई, मरा नहीं है ना। देन नेक्स्ट आता है, लास्ट में हम जो सारांश की बात करते हैं भाई कि ये जो फ्रांसीसी जो क्रांति है तो उसका हमें सार निचोड़ है वो क्या मिलता है। सारांश में हम देखें तो 1804 में जो नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर लिया। हमने 1789 के जो घटनाक्रम से जो है हमने जो ये पढ़ाई है वो स्टार्ट किया था, और सारांश में देख रहे हैं कि भाई डिफरेंट जो राजा का अंत हुआ, फिर जो है क्रांतिकारी जो आपका क्या आया था, एक नेशनल असेंबली बना था, उनका सरकार आया था, उनकी समाप्ति होती है, जैकोबिन सरकार की समाप्ति होती है। तो इस तरीके से जो अलग अलग जो सरकारों की जो समाप्ति हो रही थी, अलग अलग अध्याय जो है वो खत्म होते जा रहे थे। और 1804 में जो नेपोलियन जो बोनापार्ट है वो अपने आप को यहाँ खुद का जो राजा है वो घोषित कर लेते हैं। उसने जो है पड़ोस के जो यूरोपीय देशों की जो विजय यात्रा है वो शुरू करते हैं। मतलब वो जो अपने आसपास के जो देश हैं उसको अपने अंडर में लेने के लिए वो जो है एक विजय अभियान चलाते हैं, लड़ाई छेड़ देते हैं। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने जो नए साम्राज्य बनाए उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथों में दे दी है। मतलब जहां जहां पर जो है दूसरे जो साम्राज्य है, दूसरे जो देश है, वहां पर वो अटैक करते, जिनको वो जीत लेते थे, वहां के जो राजा को वो गद्दी से हटा देते थे, और वहां पर अपने जो खानदान, उनके जो परिवार के जो लोग हैं, उनको वहां का जो राजा है, सम्राट है, वो बना दिया जाता था, वहां का शासक है उनको बना दिया जाता था। नेपोलियन खुद को यूरोप के जो आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। मतलब वो जो है यूरोप को क्या करते थे, मानते थे कि भाई मैं जो है आधुनिकीकरण करना चाह रहा हूँ, आधुनिकीकरण का नए जो दौर में ले जाने के लिए वो जो है अपने आप को अग्रदूत मानते थे। कहते थे कि भाई मेरे माध्यम से ही यूरोप का जो आधुनिकीकरण हो सकता है। उसने जो है निजी संपत्ति के जो सुरक्षा के जो कानून बनाए, मतलब कि भाई आपकी जो संपत्ति स्वयं की है तो उसको जो सुरक्षा भी ये होना चाहिए, तो उसके लिए कानून बनाया गया। दशमलव पद्धति पर आधारित जो है नाप तौल की जो एक समान जो प्रणाली है, नापने जोखने के सामान को जो है उसका जो एक समान जो प्रणाली है वो चलाया गया। साथ ही साथ जो ये सभी जो घटनाएं जो घट रही थी, तो शुरू में तो बहुत सारे जो लोगों को जो है नेपोलियन है वो मुक्तिदाता लगा। मतलब ये जो सभी जो चीजें जो है हो रही थी, घटनाएं जो घट रही थी, लोगों को लगा कि नहीं नेपोलियन तो अच्छा कर रहा है, हमारी जो भलाई कर रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही थी, लोग जो है खुश थे। लेकिन क्या हुआ कि लेकिन उससे जो जनता तक वो जो स्वतंत्रता दिलाने की जो उम्मीद थी वो जो है एक समय बाद जब आने वाला जो घटनाक्रम होता है तो उनको लगने लगता है कि नहीं, इससे अच्छा तो पहले की जो सरकार है वही जो ठीक थी। पर जल्द ही उसकी जो सेनाओं को लोग जो है हमलावर मानने लगे। मतलब अब जो है उनकी जो सेनाएं आती थी उनको जो देखकर लोग जो डरते थे, हमलावर मानते थे। आखिरकार जो 1815 में जो वाटरलू में उसकी जो हार हुई, फाइनली जो है नेपोलियन की जो हार है, आपके जो वाटरलू की जो लड़ाई है वहां पर उनकी जो हार हो जाती है 1815 में। मतलब वो जो है 1804 में बना था, लगभग 11 सालों बाद उनकी जो हार हो जाती है। और यूरोप के जो बाकी हिस्सों में जो मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उनके जो क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफी समय बाद सामने आया। मतलब उनके द्वारा जो चीजें किया गया था, बाकी जो हिस्से वहां के जो राजा महाराजा है उनको हटा कर वहां पर जो है उनकी जो आपके जो नेपोलियन की जो सरकार जो स्थापित किया गया था, उनके द्वारा जो आधुनिकीकरण के जो प्रयास किए गए,
तो नेपोलियन के मृत्यु के बाद बहुत सालों बाद जो है उसका जो रिजल्ट है वो निकल कर सामने आया और लोगों को एहसास हुआ कि नहीं, जो नेपोलियन के द्वारा जो आपका जो प्रयास किया गया था आधुनिकीकरण का वो सफल था, सही था। यहाँ पर अल्प्स की जो पहाड़ी है उसको पार करता है नेपोलियन। तो ये जो घोड़े पर सवार होकर, तो ये इमेज आपको दिखाई दे रही है, इसको जो है डेविड ने बनाया था। सो इसके बाद आता है भाई कि जो ये जो स्वतंत्रता और जो जनवादी जो अधिकारों के जो विचार हैं, फ्रांसीसी क्रांति के जो सबसे महत्वपूर्ण जो विरासत के रूप में देखा जाए तो स्वतंत्रता, जनवादी के जो अधिकार जो निकले थे, जो कानून के समक्ष जो समानता थी, वो सबसे महत्वपूर्ण जो विरासत है ये जो फ्रांसीसी जो क्रांति है उनसे हमें देखने को मिलता है। और इन्हीं से ही जो और बाद के जो देश हैं वो जो है इनको एक महत्वपूर्ण आदर्श के रूप में मानकर आगे चलते। ये विचार जो है 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैला और इसके कारण से वहां सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। ये जो विचार है वो सिर्फ यूरोप में ही नहीं फैला, यूरोप के अलावा और जो दूसरे जो देश हैं वहां पर भी ये जो विचार है वो फैलते गया। औपनिवेशिक जो साम्राज्यों ने संप्रभु जो राष्ट्र राज्य की स्थापना की अपने आंदोलनों में दासता के जो मुक्ति के जो विचार है उनकी जो एक नई जो परिभाषा है वो दिया गया। मतलब जो भी जो औपनिवेशिक जो देश थे वो जो है अपने आप को आजाद करने के लिए यहाँ पर जो कुछ जो अधिकार जो दिए गए, यहाँ पर जो व्यवस्था किया गया था उनको वो जो है क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, उनको आदर्श के रूप में मानते हैं। और जैसे टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण थे। तो इस तरीके से हमारे यहाँ भी जो हम इंडिया में जो हम देखें जो क्रांतिकारी जो विचार हुआ था, हमें जो ब्रिटेन से जो औपनिवेशिक जो देश से आज़ादी चाहिए था, तो यहाँ पर जो फ्रांसीसी जो क्रांति है, रशियन जो क्रांति है, उनके जो विचार है वो बहुत हमारे लिए मार्गदर्शक है। उस समय जो क्रांतिकारी थे उनके लिए मार्गदर्शक के रूप में थे। जैसे यहाँ पर राजा राम मोहन राय जो हमारे जो क्रांतिकारी थे, उस समय वो जो यूरोप में फैल रहे जो नए जो विचार थे उनसे प्रभावित होने वाले जो एक इंडियंस में एक थे। फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो जुलाई क्रांति ने उसकी कल्पना को नई धार दी थी। मतलब जो फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी या फिर जो आपके जो उस समय आपके जो जुलाई क्रांति हुई, तो उनमें जो उनकी जो बातें थी उनको जो है राजा राम मोहन उसने फॉलो किया। राजा राम मोहन राय की बात करें तो ये जो है एक बहुत बड़े हमारे जो समाज सुधारक थे और बहुत सारे जो समाज में जो बुराइयां थी उनको इनके द्वारा दूर करने का प्रयास हमेशा किया गया। फ्रांस में जो 1830 में जो हुई जो जुलाई क्रांति के बारे में जानने के लिए बाद वह और किसी चीज के बारे में बात ही नहीं करते थे। मतलब 1830 में जो जुलाई जो क्रांति हुई फ्रांस में, तो उसके बारे में इसके बारे में हम जो आगे के जो अध्याय है वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि वहां पर जो जुलाई क्रांति में कौन कौन सी जो घटनाएं हुई थी, तो उसको वो सुनने जैसे राजा राम मोहन राय को उनको बारे में पता चला, तो और जो दूसरी चीजों के बारे में वो बात नहीं करते, तो वो उसी चीजों के बारे में बात करते रहते थे। एक जो सड़क, हालांकि एक दुर्घटना के कारण वे उन दिनों लंगड़ा कर चलते थे, लेकिन इंग्लैंड जाते हुए केप टाउन में वह जिद करने लगी कि उन्हें क्रांतिकारी तिरंगे झंडे वाले युद्धपोत दिखाए जाए। मतलब वो जो है एक दुर्घटना में उनका जो पैर है वो चोटिल हो गया, तो वो लंगड़ा कर चल रहे थे, लेकिन जैसे ही वो इंग्लैंड जाते रहते तो केप टाउन में वह रुककर वो जो क्रांतिकारी जो तिरंगे झंडे वाले जो युद्धपोत थे, जो लड़ाई लड़े थे, तो उनको दिखाने की वो जिद करते हैं। तो ये जो है किसके बारे में, तो सुशोभन जो सरकार है उनके द्वारा जो लिखा गया ये नोट्स ऑन बंगाल रेनेसा उस 1946 में, तो उनसे जो ये जो चीजें हैं वो लिया गया था। तो इस तरीके से बेटा ये जो हमारा जो आपका जो क्या है, जो फ्रांसीसी जो क्रांति थी वो समाप्त होता है। यहाँ पर जो डिफरेंट जो घटनाक्रम है उसको हमने देखा, जाना और समझा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। होपफुली आपको ये जो वीडियो है, ये जो अध्याय है वो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो बेटा इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। कुछ और प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक करना ना भूलिए। ओके, धन्यवाद।